अभी 1 मिनट होल्ड इवनिंग रखिएगा। मैम। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, 1 सेकेंड। अभी आपका ये कोर्स वर्क में 2 लेक्चर मेरे रह गए थे उस समय, तो वही अब रीशेड्यूल हुए हैं और उसमें मेरा जो पोर्शन है पढ़ाने का वो वही है, मॉडर्न आर्ट से है, यानी कि मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट का जो मॉडर्न फेज है वो उसके बड़े बड़े आर्टिस्ट ही हमने अभी तक पढ़े थे, और उसमें कई सारी नई नई जो जिससे एग्जिस्ट जो जिस भी ट्रेंड से जुड़ा हुआ था वो आर्टिस्ट, एक नए नए ट्रेंड भी मैंने इंट्रोड्यूस जो हुए हैं मॉडर्न आर्ट में वो बताए थे आपको। तो उसमें ही इसी कड़ी में एक आर्टिस्ट हमारे जो मतलब काफी जिनका नाम रहा है और रेखाओं पे उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं, उनमें एक विशेष नाम है के हैबर का। के हैबर अपनी रेखाओं के लिए ही जाने पहचाने जाते हैं, और शान उस इनका समय भी लगभग नंदलाल बोस वगैरह के समकालीन रहे हैं ये, लेकिन मॉडर्न फेज में ही इनका नाम आता है। नाम सुन रखा होगा, इनका पूरा नाम कैट्टिगेरी कृष्ण हैबर है, और इनका जन्म दक्षिणी कन्नड़ के एक छोटे से गांव में कैट्टिगेरी, जो कि इनके नाम के आगे, क्योंकि वहां एक परंपरा है कि कलाकार के नाम के आगे उसके पहले गांव का नाम लगता है, तो कैट्टिगेरी में ही केरल के एक गांव में इनका जन्म हुआ था 15 जून 1912 को। और इनका जो बचपन है वो वहीं उसी गांव में बीता। गांव के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को, वहां मनाए जाने वाले उत्सवों से, और नृत्य, वहां के लोकल जो नृत्य हैं उनसे, नाटकों से, होने वाले गीतों, वहां गाए जाने वाले लोकल गीतों से, लोक कला के गीतों से इन्होंने अपनी कला के विषय भी चुने, और उनसे उनका प्रभाव इनके चित्रों पर भी दिखाई देता है। गांव के उत्सवों आदि में वो चित्रकारी करने के लिए जाते थे। जो भी उत्सव उन्हें अपने मन को भाता था तो उस उत्सव के वो चित्र बनाया करते थे, और इससे उन्हें बड़ी प्रशंसा गांव में मिलती थी। इसी ग्रामीण वातावरण को उन्होंने अपने चित्रों का एक संस्कार बना लिया कि ऐसे, तो उनके चित्रों में हमें ग्रामीण वातावरण की छटा दिखाई देती है। साथ ही उनकी कला की जो मुख्य विशेषता है वो उनकी रेखाएं हैं। उनकी कला में ग्राम सुलभ कल्पना बाद तक के चित्रों में, जो उनके बाद के फेज के चित्र हैं उनमें भी देखने को मिलती है। कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बंबई के सर जे स्कूल में प्रवेश लिया था, और वहां से उन्होंने अपनी कला की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। उसमें काफी परिश्रम किया, और उन्हें पढ़ते समय भी अपने चित्रों के लिए खूब प्रशंसा मिली। 1938 में उन्होंने वहां से डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1940 के पश्चात हैबर ने पश्चिमी प्रभाववाद और अन्य पश्चिमी शैलियों के को भी अपने इस ग्रामीण शैली के साथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। वे मुगल, राजपूत तथा अमृता शेरगिल के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि उस समय ये प्रभाव मोस्टली सभी कलाकारों के चित्रों में देखने को मिलते थे। ज्यादातर बंगाल शैली के प्रभाव से मुगल, राजपूत अपनी पुरानी शैलियों का अनुसरण करने में कलाकार लगे हुए थे। कुछ कलाकार उसी समय की कलाएं रचेता
अमृता शेरगिल से भी प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वे अपने कुछ नए प्रयोग इस कला में करना चाहते थे। बंबई से डिप्लोमा प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात उन्होंने पेरिस की एकेडमी जूलिया जाकर भी कला की शिक्षा 1950 से 48 से 50 के बीच में 2 वर्ष के लिए वे पेरिस गए और वहां कला की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। भारत लौटकर कुछ समय तक जे स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। उसके बाद वह एक व्यावसायिक चित्रकार बन गए। उनका मतलब फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में फिर वे काम करने लगे। वो शिक्षण कार्य उन्होंने छोड़ दिया वहां का। और फ्रीलांस आर्टिस्ट होने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत की अनेकों यात्राएं की और पूरे अलग अलग जो दक्षिण भारत के जिले हैं उनको समझा, उनका भ्रमण किया और अपनी कला की यात्रा में आगे की ओर बढ़ चले। पेरिस में रोआल्ट से मिलने पर, पेरिस के कलाकार हैं रोआल्ट टी लिखा मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में रोआल्ट भी लिखा मिल सकता है। रोआल्ट से मिलने पर उन्हें धार्मिक भावनाओं से कला को अनुभव करने का महत्व पता लगा। उन्हें लगा कि कला में एक धार्मिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। वहां उन्होंने देश विदेश के अनेक कलाकारों से मुलाकात की और अनेक देश विदेश के कला होने वाली कला प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और उन प्रदर्शनियों में न केवल भाग लिया बल्कि पुरस्कार भी प्राप्त किए। 1961 में उन्हें पद्मश्री से भी कला के में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया और 1976 में वे ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य मनोनीत किए गए। 1980 से 84 तक वे अकादमी के अध्यक्ष बने रहे। जो दिल्ली में नई ललित कला अकादमी है उसके अध्यक्ष पद को भी आपने सुशोभित किया। हेबर का आरंभिक रेखांकन लयात्मक कोण तथा रोमांटिक भावना को उत्पन्न करने वाला था। जीवन के विविध कार्यों में लगे लोगों को उन्होंने बड़े ही गति और वेगपूर्ण रेखाओं से अंकित किया। उनका रेखांकन उनके चित्रों में उनकी एक पहचान बन गया। उनके रेखांकन में जो गति है, जो तेज है, जो प्रवाह है, जो लय है, वह देखते ही बनती है। उसकी प्रशंसा किए बिना कोई भी कला आलोचक नहीं रह सकता। उनकी रेखांकन में परंपरा का जो समाहार हुआ है, जो भारतीय कला क्योंकि परंपरा से ही रेखा प्रधान रही है, पश्चिम की कला रंग प्रधान मानी जाती है और भारतीय कला रेखा प्रधान है। तो इस रेखा प्रधान परंपरा को उन्होंने अपने चित्रों में आत्मसात किया है। रेखा ही उनके चित्रों की आत्मा है। अपनी इस प्रभावशाली रेखांकन द्वारा उन्होंने प्रगतिशील भारत का चित्रण किया है, प्रगतिशील कलाकृतियों का अंकन किया है। उनकी इन कृतियों में रंग बहुत उजले हैं, उज्जवल हैं और जीवन की परिपूर्णता के परिचायक हैं। उष्णता भी है, रंग जो है उनके चटक होने के कारण उष्ण रंगों का ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। आरंभ में वे पुनरुत्थानवादियों के बजाय जो पुनरुत्थानवादी कला थी यानी कि बंगाल शैली,
उसका उन्होंने अनुसरण नहीं किया है। आरंभ से ही वे अपनी एक नई कला शैली को तैयार करने में लगे रहे। उनके चित्रों में रेखाएं अजंता के समान हैं और गाढ़े रंगों से उनके चित्र रंगे गए हैं। रंग चटक हैं इसीलिए क्योंकि रंगों की थिकनेस भी ज्यादा है। बम्बई आर्ट सोसाइटी की 1935 और 36 की प्रदर्शनी में हैबर ने अमृता शेरगिल का 3 युवतियों वाला चित्र देखा था और वे उससे प्रभावित हुए थे। यद्यपि उन्होंने अमृता शेरगिल के चित्रों का प्रभाव अपने कला शैली पर अनुभव नहीं किया है और न ही उसको आत्मसात किया, परंतु वे अमृता शेरगिल की कला शैली के अच्छे प्रशंसक रहे हैं। फ्रेंच चित्रकार गॉगिन, ये नाम सुना होगा आपने। गॉगिन की कला का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया और 1939 से 40 के मध्य उनकी शैली में परिपक्वता आने लगी। गॉगिन की कला को उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया और उसी के रंगों को, उसी की तर्ज पर रंगों को आत्मसात किया अपनी शैली में। किंतु रेखा की संवेदनशीलता उन्हें अधिक प्रभावित करती थी, इसलिए रेखाएं उनकी हमेशा बलवती, प्रवाहमय और लयपूर्ण गतिमय रही हैं। जब उनकी शैली परिपक्वता की ओर बढ़ रही थी, उस समय फिर उन्होंने ग्रामीण दृश्यों, नर्तकियों आदि का रेखा के माध्यम से अंकन करना प्रारंभ किया। उनके इन चित्रों में रेखा, रंग तथा रूप का सर्वोच्च सामंजस्य है। बंबई में रहकर उन्होंने समीप की बस्तियों में रहने वाले श्रमिकों को अपना विषय बनाया, जैसे घर बनाने वाले मजदूर, मछुआरे, फल बेचने वाले इत्यादि। नर्तकों पर उन्होंने जो चित्र रेखांकित किए हैं, उसमें प्रत्येक नृत्य की जो मुद्राएं हैं और नृत्य का जो गति है वह आभास की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। नृत्य, उनके चित्रों की रेखाओं के द्वारा नृत्य की गति उनके चित्रों में महसूस की जा सकती है। पेरिस की अकादमी के अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनकी कला में रेखा तथा रूप का आधुनिक ढंग से समन्वय हुआ। 1940-50 के मध्य उनकी इस विकसित शैली में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का समन्वय देखने को मिलता है। रंग उन्होंने पश्चिम से लिए और रेखाएं रंग पूर्व से लिए और रेखाएं पश्चिम से, उल्टा बोल गई, पश्चिम से रंग लिए और रेखाएं पूर्व से। इसमें छाया प्रकाश की विधि को छोड़कर उन्होंने केवल रंगों को वहां से चयन किया। छाया प्रकाश की जो टेक्निक है, ज्यादा छाया प्रकाश दिखाने की रंगों के द्वारा पश्चिम की कला में, उसको उन्होंने नहीं ग्रहण किया। केवल रंग चटक वहां से अवश्य लिए, परंतु छाया प्रकाश की तकनीक को उन्होंने अपने चित्रों में ग्रहण नहीं किया। और इसके साथ साथ चित्रों में सफल भावाभिव्यंजना को उन्होंने प्रधान माना और उसको चुना। 1960 के पश्चात अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति भी उनके चित्रों में देखने को मिलती है। पहले जो उनके 1960 से पहले बनाए हुए चित्र हैं वो आकृति मूलक हैं
और 1960 के बाद में आकृतियों को उन्होंने छोड़ा और अमूर्त चित्रण की ओर वे बढ़ने लगे। उनकी कला में एक प्रकार की सौम्यता है जिससे हम उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। हेबर ने व्यक्ति चित्रण, भित्ति चित्रण तथा सृजनात्मक दृष्टांत चित्र भी पर्याप्त मात्रा में चित्रित किए हैं। पोर्ट्रेट भी बनाए, म्यूरल्स भी बनाए उन्होंने, और क्रिएटिव कंपोजिशंस भी। उनके कुछ चित्र केवल रेखांकन ही कहे जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने मात्र रेखाओं को से ही चित्रों की सृजना की है। बहुत सारे रेखांकन, हजारों रेखांकन हैं उनके द्वारा बनाए गए। उनकी रूप योजना समन्वयात्मक होते हुए भी मूलतः भारतीय है। उसमें पश्चिम का समन्वय तो है, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वह भारतीय है। उनकी रेखाएं शास्त्रीय होते हुए भी रूढ़ नहीं है। मतलब अजंता से उनकी रेखाओं पर अजंता का प्रभाव है, शास्त्रीय भारतीय कला शैली का प्रभाव है, लेकिन फिर भी उनमें रूढ़िवादिता नहीं है, उनमें एक नयापन है, उनमें एक नई क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो है उनकी गति, और वो सबसे ज्यादा है उनकी गति, प्रवाह और लयात्मकता। अलंकारिक होते हुए भी कभी कभी उनके चित्र भारतीय मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारतीय मूर्ति कला में रेखाएं बहुत लयात्मक है और प्रवाह में है, उसी प्रकार से इनके चित्रों में भी वो प्रवाह और लय होने के कारण वो आकृतियां मूर्तिवत प्रतीत होती हैं। इनके चित्र सरल और सहज हैं। चित्रांकन के समय हेबर ने संयोजन का बहुत ध्यान रखा है और भारतीय मूर्तिकला को उन्होंने अपने संयोजनों में आदर्श मानकर चित्रित किया है। उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों में मयूर, नर्तक की तो पूरी एक सीरीज बनाई है उन्होंने, दीपावली, होली, ढोलवादक, निर्माण तथा मुर्गों की लड़ाई आदि बहुत फेमस चित्र हैं, बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं ये इनके। अकादमिक पद्धति में भूदृश्यांकन तथा आकृति चित्रण करने के उपरांत अभिव्यंजनावाद की ओर भी इनका झुकाव रहा है। अभिव्यंजनावादी पहले भी पढ़ाए थे मैंने एक दो कलाकार, तो इसमें अभिव्यंजनावाद में भी इनका, जिसमें हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा था, तो अभिव्यंजनावाद में भी इन्होंने कुछ चित्र रंजित किए हैं। इसके साथ साथ वे भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत से भी बहुत प्रभावित थे, जिसका प्रभाव भी उनके चित्रों पर देखा जा सकता है। उन्होंने लय की अनुभूति को आत्मसात करने के लिए कथक नृत्य के सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से नृत्य कला की शिक्षा भी ग्रहण की थी। वो लय को महसूस करने के लिए, आत्मसात करने के लिए और प्रवाह को उन्होंने खुद कथक सीखा भी, और किससे सीखा? पंडित सुंदरलाल से, ताकि वो गति जो उन्होंने सीरीज नर्तकों की बनाई है उसमें वो पूरी गति ला सके। ऐसा लगता है जैसे नृत्य करते हुए जब आकृति घूमती है तो एकदम से क्लिक कर दिया है उसको,
एकदम क्लिक कर देते हैं तो लय तो गति तो दिखाई देती है ना उसमें, फोटोग्राफ में भी। उसी प्रकार से इनके चित्रों में वो गति दिखाई देती है। कुछ कुछ इनके चित्रों को देखकर, जो वो नृतक वाले चित्र हैं इनके, या ये जो ढोल वादक वाला चित्र है, इनको देखकर हमें पाश्चात्य कलाकार देगा की याद आ जाती है। देगा ने भी बैले की सीरीज बनाई है ना, और उसमें भी गति बहुत, पर उन्होंने रंगों से दिखाई है और इन्होंने रेखाओं से। अपनी प्रौढ़ावस्था में वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ गए और जीवन के दुखों से छुटकारे पाने के उपाय से युक्त चित्र बनाने की सोचने लगे। और तब उन्होंने कला के माध्यम से दुखों का छुटकारा पाने का और आनंद पाने का एक माध्यम कला को समझा। इसी प्रवृत्ति का विकास हमें उनके, और जब उनके अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप हुई तभी हमें उनके अमूर्त चित्र देखने को मिलते हैं, अमूर्त दृश्यांकन। उस समय उनके, जब उन्होंने केवल मात्र आनंद के लिए चित्रकला को एक उसका माध्यम माना जिससे कि दुखों की अनुभूति ना हो, तब हमें चित्र रंजन करने चाहिए। तो इस प्रवृत्ति से जो चित्र उन्होंने बनाए हैं वो उनके अमूर्त कला की ओर, अमूर्तता की ओर बढ़ गए हैं। यद्यपि उस समय वे शारीरिक दृष्टि से भी क्षीण हो चुके थे, काफी दुर्बल हो गए थे, तथापि निरंतर कला सृजन में लगे रहे अपने जीवन के अंतिम दिनों में। और 1991 में 80 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने चित्रण कार्य नहीं छोड़ा और 26 मार्च 1996 को मुंबई में उनका निधन हो गया। यानी कि 85 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। इस प्रकार संपूर्ण जीवन वे कला कार्य में रत रहे और उनके जीवन काल के पूरे कला यात्रा को अगर हम देखें तो उनका प्रारंभिक जीवन ग्रामीण अंचल से जुड़े होने के कारण उस पे ग्रामीण दृश्यों का, ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों का, छटाओं का प्रभाव दिखाई देता है। और दूसरे फेज में हमें आकृति मूलक और अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्रण होते हुए चटक रंगों का प्रयोग और रेखाओं की सशक्तता को लिए हुए है। और तीसरा चरण उनका अमूर्तता की ओर और अभिव्यंजनावाद के मिश्रण से अमूर्त शैली का दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे कलाकार हम पढ़ेंगे आज, वो भी इन्हीं के समकालीन हैं, श्याक्ष चावड़ा। ये समकालीन कलाकार मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उनमें चित्रण में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है उनकी। इस श्याक्ष चावड़ा ने भी अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे हैं। ये भी श्याक्ष चावड़ा का जन्म दक्षिणी गुजरात के नवसारी कस्बे में 18 जून 1914 को हुआ था। गुजराती भाषा परिवार से इनका संबंध था, परंतु इनका परिवार पारसी परिवार कहलाता था। इनकी आरंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई और कला की उच्च शिक्षा के लिए वे भी बंबई चले गए, जहां सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से 1935 में कला का डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात, इन्होंने भी कला का डिप्लोमा किया उनसे थोड़ा और 2-4 साल पहले, और 1 वर्ष तक वहां पर स्वतंत्र रूप से कलाकार के रूप में जीवन यापन किया, कला की साधना में लग गए। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 1 साल पूरा बंबई में ही इन्होंने गुजारा है। 1936 में उन्हें सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट का वजीफा मिल गया।
और वे यूरोप चले गए उस वजीफे से। स्कॉलरशिप मिली उन्हें सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट की। और वहां यूरोप में वे स्लेड स्कूल लंदन में 2 वर्षों तक प्रोफेसर रुडोल्फ श्वाबे और व्लादिमीर पोलुनिन जैसे श्रेष्ठ कलाकारों के सानिध्य में रहे और उनसे उन्होंने कलाकारी करना सीखा। इन श्रेष्ठ कलाकारों के सानिध्य में उन्होंने स्टेज सज्जाकारों से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। जो स्टेज का काम करते हैं ना, स्टेज सज्जा का काम करते हैं, उनसे भी इनका संपर्क वहां स्थापित हुआ। और फिर 1 वर्ष इसके बाद वे फ्रांस की अकादमी में ला ग्रांड शामिये के कलाकारों से कला की बारीकियों का अध्ययन करने लगे। पहले लंदन में कौन से स्कूल में? स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से उन्होंने वहां पर रुडोल्फ से और व्लादिमीर पोलुनिन से कला सीखी। और फिर फ्रांस की अकादमी ला ग्रांदे शामिये के कलाचार्यों से कला की बारीकियों का अध्ययन किया। इससे उनके रेखांकन में आश्चर्यजनक परिपक्वता और शक्ति आ गई। जैसे उनके रेखांकन में एक प्रवाह है, ओज है, इनकी लाइनें सशक्त हैं। इनकी लाइनों में एक मतलब थोड़ी मोटी है इनकी लाइनें और शक्ति लिए हुए हैं। चावड़ा ने भारत लौटने पर इस शिक्षा को अपने देश की परंपराओं के साथ समन्वित किया, उसके साथ घुल मिल गए, जोड़ लिया, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण किया। जो भारत वहां से सीख के आए थे वो, और फिर जो भारतीय शास्त्रीय कला है उसके साथ उसको उन्होंने जोड़ दिया। इसके लिए वे गांव-गांव घूमे, भारत की परंपराओं को और भारतीयता को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए गांव-गांव घूमे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से असम तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया तथा दोबारा यूरोप की एक और यात्रा उन्होंने की। इन देशों के साथ साथ फिर से वे यूरोप पहुंच गए। ग्रामीण जीवन को निकट से समझने का उन्होंने प्रयत्न किया। लोगों की आदतें, क्षेत्र के अनुसार उनके रंग रूप, उनकी भाषा, वेशभूषा आदि के भेद को उन्होंने समझा। ऋतुओं को और भौगोलिक प्रभावों के अनुसार प्रकृति के बदलते दृश्यों को उन्होंने समझा। जिस जिस भी स्थान पर वे गए वहां के रीति रिवाजों सबका उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। बाली द्वीप के नृत्यों, कठपुतलियों, जावा के मंदिरों के शिल्प तथा नृत्यरत प्रतिमाओं के अंग विन्यास से उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उस अध्ययन को अपनी कला में समन्वित करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी स्थानों पर भारतीय कला का प्रभाव भी देखा। इस प्रकार भारत तथा इंडोनेशिया की कला के आदर्श उनकी कला के आत्मा बन गए। 30 वर्ष की आयु में सन 1944 में उनका विवाह नृत्य कला में दक्ष एक नृत्यांगना से हो गया। इससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। फ्रांस के प्रभाववादी चित्रकार देगा की भांति
वे भी जीवन के मंच के एक कोने में खड़े होकर नृत्य की मुद्राओं को अपनी स्केच बुक की रेखाओं में बांधने का प्रयत्न करने लगे। इन्होंने भी बहुत सारे स्केच नृत्य पर आधारित रेखांकन किया और इनके असंख्य चित्र नृत्य के आधार पर बने हुए हैं। 1945 में चावड़ा ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी बंबई के ताजमहल होटल में की थी। इसके पश्चात देश विदेश में उनकी प्रदर्शनियों का क्रम चलता रहा। कई जगह उन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनी की, तो कहीं पर उन्होंने उससे ग्रुप एग्जीबिशंस की, यानी कई अन्य कलाकारों के साथ जुड़कर भी प्रदर्शनियां की। उन्हें सर्वत्र यश और सम्मान मिला। 1967 में उन्होंने रजत जयंती शो का आयोजन बंबई में किया, क्योंकि तब उनके ये अपने कला के यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे। चावड़ा के आरंभिक चित्रों में विभिन्न स्थानों के लोगों तथा प्रकृति का अंकन देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो उन्होंने भारत का भ्रमण किया था, तो उसमें अलग अलग जगह के लोगों का और उसका जो प्रभाव अपने ऊपर ग्रहण किया था, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों का उन्होंने अंकन किया है। और साथ ही साथ हर स्थान की प्रकृति का भी अपनी एक छटा होती है, उस छटा को भी अपने चित्रों में दिखाया है। विवाह के उपरांत उनके चित्रों में नृत्य का और समावेश हो गया। नृत्य और लयपूर्ण रेखाओं से उन्होंने भी हैबर की तरह गतिमय युक्त रेखाओं से चित्रण किया। इनकी चित्रों में नृत्य रत आकृतियां और उनकी मुद्राएं और भी अधिक गतिशील दिखाई देती हैं और उस बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। उनके चित्रों में अब स्थानीय विशेषताओं से युक्त मुखाकृति के स्थान पर व्यंजनापूर्ण मुखाकृति का अंकन होने लगा था। अब उनके सभी चेहरे और मुद्राएं प्रसन्न दिखाई देती थी। उनके रंगों के चटकीलेपन में भी अंतर आया था। प्रारंभ के जो चित्र हैं इनके, उनमें रंग ज्यादा गहरे और चटकीले हैं, जबकि बाद वाले चित्रों में थोड़ा रंगों में सुफियानापन देखा जा सकता है। अब उनके रंग थोड़ा धुंधलापन लिए हुए होने के कारण कम प्रसन्न दिखाई देते थे। उनके चित्रों में उनकी अनुभूति और गति, नृत्य की गति को पकड़ने का प्रयास करते हुए लयात्मक चित्रों की सृजना बहुत ही सुंदर है। चावड़ा आधुनिक प्रवाह में बह जाने वाले कलाकार नहीं हैं। वे रेखा के सौंदर्य तथा संयोजन के संतुलन को भली प्रकार समझते थे। मानववादी भावना से प्रेरित हो वे जीवन का चित्रण किया करते थे, किंतु सौंदर्य के प्रति प्रेम के कारण वे नृत्य की गति और लय की शोभा को निरंतर अंकित करते रहते थे। उनकी कलाकृतियों में आकृतियों का प्रमाण अत्यंत उचित है। प्रमाण पर उन्होंने जो उनकी नृत्य रत आकृतियां हैं, उनके प्रमाण का निर्धारण उन्होंने बहुत सोच समझकर किया है।
चावड़ा ने अपनी कला के आदर्शों के साथ अपने स्वभाव तथा व्यक्तित्व का पूर्ण एकाकार कर लिया है। वे भागते हुए प्रत्येक पल को नृत्य की शास्त्रीय मुद्राओं के द्वारा अपने रेखांकनों और चित्रों में पकड़ने का प्रयत्न करते रहे। उनके चित्रों में भारत के ग्रामीण जीवन का उल्लास और आनंद देखा जा सकता है। उनकी कला के विषयों में आर्ट न्यूज एंड रिव्यू पत्रिका में लिखा गया है कि एशियाई कला के संगीत में शास्त्रीय रेखा सौष्ठव और अद्यतन कला के तटस्थ वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से किए गए समन्वय का दूसरा नाम है शिवाक्ष चावड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि के हेब्बर और शिवाक्ष चावड़ा की कलाकृतियों में काफी कुछ साम्यता है। उनकी रेखाएं आपस में एक दूसरे को टक्कर देती हैं और साथ ही जो रंग है वह भी चटक होने के कारण, और चूंकि दोनों कलाकार समकालीन रहे हैं, तो हम अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दोनों की ही कलाकृतियां देगा की कलाकृतियों की याद अनायास ही दिला देती हैं। ये दोनों ऐसे कलाकार रहे हैं कि साथ में पढ़ो तो याद रहता है फिर कि दोनों के मिलते जुलते से ही कार्य हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों आप लोगों को साथ में पढ़ाए। और दूसरा नृत्य की सीरीज दोनों ने बनाई है, रेखाओं का भी काफी कुछ मेल है। एक दूसरे कलाकार और पढ़ सकते हैं, अभी हम टाइम बचा हुआ है। पीटी रेड्डी। पीटी रेड्डी, इनका पूरा नाम था पाकल क्योंकि पीटी रेड्डी का नाम नव तांत्रिक कलाकारों में भी गिना जाता है और लगभग इन्हीं के समकालीन है वो भी। और बहुत लंबे समय तक चित्रण कार्य किया है, हर विषय को उन्होंने अपने चित्रों में उतारा है। ये और बात है कि प्रत्येक चित्र का जो अंकन है उसका आधार उन्होंने विषय अलग होते हुए भी तांत्रिक कला रूपों से ही लिए हैं। मैंने पहले तो नहीं पढ़ाया था ये, जब पिछली बार मैं पढ़ा रही थी पीटी रेड्डी? नहीं मैम, नहीं पढ़ाया ना? कहीं ऐसा ना हो कि रिपीट हो जाए, क्योंकि तब भी तंत्र कला वाली प्रवृत्ति भी पढ़ाई थी। नवतांत्रिक कलाकारों में इनका भी नाम गिना जाता है। पूरा नाम है इनका पाकल तिरुमल रेड्डी। इनका जन्म हैदराबाद से लगभग 108 मील दूर अन्नारम गांव में हुआ था। 15 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनकी माताजी तथा 28 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया। वे केवल मैट्रिक ही पास कर पाए थे, किंतु बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का शौक था। उनके पिता को यद्यपि उनका चित्र बनाना पसंद नहीं था, फिर भी
वे पिताजी से छुपकर चित्र अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान बनाया करते थे। स्कूली शिक्षा के समय ही उन्होंने अपनी शिक्षा संस्था के संस्थापक का एक सुंदर पेंसिल स्केच भी बनाया था, जिसके कारण संस्था ने उन्हें मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की। 1935 में वे मुंबई पहुंचे, जहां तत्कालीन प्रिंसिपल सर जे आर्ट स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई और उस समय वहां प्रिंसिपल श्री जेरार्ड ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। 1940 को इन्होंने अपना वहां से डिप्लोमा, तब वो डिप्लोमा ही दिया करता था सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट, तो डिप्लोमा की परीक्षा की प्राप्त किया वहां से 40 में। और डिप्लोमा की परीक्षा में रेड्डी प्रथम स्थान पर रहे थे, यानी कि टॉपर थे अपने बैच के। उन्हें भित्ति चित्रण करने का भी बड़ा शौक था। भित्ति पर चित्र, वहां पर उन्होंने भित्ति पर चित्र बनाया, जिसके लिए उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस समय 1000 की राशि मायने रखती थी। आज 1000 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सन 1940 में बहुत वैल्यू थी 1000 रुपए की। 1942 में उन्होंने वहां अपनी कला शिक्षा समाप्त की और 2 वर्ष तक अथक परिश्रम के द्वारा स्वयं को एक कलाकार प्रतिष्ठित करने में वे लगे रहे। और 1946 में वे लाहौर के फिल्म स्टूडियो व्यवसाय में कला निर्देशन करने लगे। लाहौर में भी ये फिल्म इंडस्ट्री थी एक, तो वहां जैसे आर्ट डायरेक्टर होते हैं ना इंडस्ट्री में, तो आर्ट डायरेक्शन का इन्होंने वहां काम करना शुरू किया 1946 में। किंतु 1947 में विभाजन के पश्चात ये हैदराबाद चले आए। हैदराबाद में उन्होंने घरेलू उपकरण सज्जा का कार्य आरंभ किया, इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करने लगे हैदराबाद आकर, क्योंकि 1949 में उनका यह काम भी ठप हो गया, तो उन्होंने फिर से चित्रण करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई और उनके पिता ने उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई और उन पिता के रूप में वे अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। किंतु अपूर्व साहस के साथ फिर उन्होंने अपने मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ किया। 1956 तक उन्होंने व्यावसायिक औद्योगिक कला का कार्य किया और अपने चित्रों की प्रदर्शनियां भी लगाना प्रारंभ की। पीटी रेड्डी की आरंभ में अपनी कोई निजी शैली नहीं थी, मतलब जैसा भी उन्हें लगता था कि ये मुझे अच्छा लगेगा, उसी तरह से वो चित्र बना दिया करते थे। कोई उन्होंने अपना ऐसा नहीं कि मुझे ये अलग से कुछ करना है, अपनी कोई पहचान बनानी है। इसलिए शुरू शुरू में नए नए अलग अलग काम भी किए। पश्चिम की अकादमिक पद्धति की कला में उन्हें बहुत रुचि थी। जो एकेडमिक कला शिक्षा वहां दी जाती है पश्चिम में, वो भी उन्हें पसंद थी, उसमें भी रुचि लेते थे, क्योंकि वो यथार्थवादी ज्यादा होती है, तो उसको वह पसंद किया करते थे। उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय कला का भी अध्ययन किया, जिसमें कि उन्होंने अजंता, मुगल,
राजपूत तथा कालीघाट पेंटिंग की खूब प्रतिलिपियां तैयार की अध्ययन करने के लिए, ताकि वो चीज उनके हाथ में आ सके, वो उसको आत्मसात कर सके। उस समय वे रेखांकन में निपुणता को प्राप्त करना चाहते थे। तो रेखाएं, भारतीय कला रेखा प्रधान है, तो अपनी रेखा को बिल्कुल निपुण बनाने के लिए उन्होंने प्राचीन भारतीय कला की बहुत सी असंख्य प्रतिलिपियां तैयार की। उसके बाद ही उन्होंने अपनी कला में विभिन्न शैलियों का समन्वय किया, और तब उन्होंने प्रभाववादी उत्तर प्रभाववादी, मैं कहूंगी उत्तर प्रभाववादी कला को विशेष रूप से अपने चित्रों में आत्मसात किया। पिकासो का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिकासो की घनवादी शैली को भी वे पसंद किया करते थे। अमूर्त कलाकृतियां भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमूर्त कला में भी वे कंडेंस्की से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार अमूर्त कला प्रकृति के अधिक निकट होती है, इसलिए इस विचारधारा के कारण वह अमूर्त कलाकृतियों को भी पसंद किया करते थे। उन्होंने यूरोपीय कलाकार वॉन गॉग को, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं ये वॉन गॉग, नाम सुना होगा आपने, इनका पढ़ा भी होगा अपने एमए में। वॉन गॉग पढ़ा है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वॉन गॉग को इन्होंने अपना आदर्श माना। वॉन गॉग के भी रंग थोड़ा चटक और उत्तर प्रभाववादी है ना वो, तो जल्दी जल्दी प्रकाश को दिखाना, छाया प्रकाश को दिखाना, ओजपूर्ण तुलिका घात, बहुत जल्दी जल्दी जो ब्रश स्ट्रोक्स लगाना, रंगों के तेज बलों का प्रयोग करना, रंगों की को ज्यादा महत्व देना, यह प्रवृत्ति इनकी वॉन गॉग को आदर्श मानने के पश्चात इनके चित्रों में आ गई। भारतीय कलाकारों में वे रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलोज मुखर्जी तथा अमृता शेरगिल को महत्वपूर्ण मानते हैं। पीटी रेड्डी के चित्रों में धार्मिक तथा लोक कला की आकृतियों का समावेश और संयोजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि वे तांत्रिक जैसी लगती हैं। वे तांत्रिक जैसी लगती ही नहीं है, बल्कि उनके कुछ रूपाकार इस प्रकार से उन्होंने हर चित्र के पीछे गढ़ दिए हैं, जो हमें प्राचीन भारतीय तंत्र कला के चित्रों में या यंत्रों में मिलते हैं, जैसे कि अष्टदल कमल, त्रिभुज, ये सब रूपाकार उनके चित्रों के जो अंतिम चरण है उसमें चित्रों में देखने को मिलते हैं। उनकी कला में अति यथार्थवाद की भी ध्वनि सुनाई देती है। वे अत्यंत कल्पनाशील हैं और पर्याप्त प्रभावशाली हैं। उनके विषय कुंठा रहित तथा स्पष्ट होते हैं। उनकी कला शैली तथा तकनीक में निरंतर प्रयोगशील रही है। हमेशा उन्होंने कुछ नए नए प्रयोग वे अपनी कला में करते रहे हैं। प्रेरणादायी चंद्रमा, प्रत्यय तथा सत्य आदि उनके ऐसे चित्र हैं जो तंत्र से प्रभावित लगते हैं। प्रेरणादायी चंद्रमा, प्रत्यय और सत्य के अतिरिक्त उन्होंने कई बार राजनीति पर भी अगर चित्र बनाए हैं तो उनके पीछे भी एक चित्र में मुंडों की माला को सृजित किया है, राजनीति के चित्र में।
कि नरमुंड यानी कि पूरे सभी वोटर्स को, नेताओं को ऊपर से टोपी भी पहनाई है उसमें, और नीचे उन माला में वोटर्स दिखाए हैं नरमुंड के रूप में। तो जो राजनीतिक कटाक्ष भी किया है, तो उसमें भी विषय चाहे उनके सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या प्राकृतिक, प्रकृति से भी आधारित हैं। एक इनका चित्र है नेहरू, उसमें गुलाब के फूल के मध्य नेहरू का अंकन, लेकिन चारों तरफ अष्टदल कमल को ही चित्रित किया है उसके। तो वो भी राजनीतिक चित्र में आएगा, क्योंकि जो राजनीतिक चेहरा होते अगर कोई बना रहा है तो वो राजनीतिक चित्र ही की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से राजनीतिक चित्र बनाए हैं या सामाजिक चित्र बनाए हैं। विषय इनके विषयों में बहुत विविधता है और शैली में भी बहुत प्रयोग किए हैं। नवंबर 1990 में आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने ये धार्मिक चित्र भी बनाए बहुत सारे। इस प्रदर्शनी में उन्होंने शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि शीर्षकों के साथ तांत्रिक कलाकृतियां प्रदर्शित की थी। उनके विचार से देवता तथा ईश्वर का अर्थ है सूर्य तथा पृथ्वी। वे सृष्टि कारक तथा संहारक दोनों रूपों में हो सकते हैं। इनका चित्रण प्रतीकात्मक भी रहा है। कुछ चित्र में इन्होंने कुछ प्रतीकों के सहारे, तांत्रिक प्रतीकों के सहारे बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। व्यंग्यात्मक चित्रों की भी इन्होंने सृजना की है। कोई भी चित्र व्यंग करते हुए बनाया है। अगर कई प्रतीकात्मक चित्रों में इन्होंने मानव आकृति का भी प्रयोग किया है। साथ ही साथ तांत्रिक प्रतीकों के सहारे अपनी विषय भाव अभिव्यक्ति को गहरा और गहन बना दिया है। तांत्रिक दर्शनों को यथावत प्रस्तुत करने के लिए तांत्रिक प्रतीकों का सहारा लेने से चित्र अधिक भावाभिव्यक्तिपूर्ण हो गए हैं। नवंबर 1978 में भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने उन्हें 2 वर्ष की एक छात्रवृत्ति प्रदान की और इस छात्रवृत्ति से उन्होंने तांत्रिक रूपों पर शोध कार्य किया। छात्रवृत्ति उन्हें शोध कार्य के लिए प्रदान की गई और जिसमें उन्होंने तांत्रिक रूपाकारों को अपने शोध का विषय चयनित किया। 1980 में वे ललित कला अकादमी नई दिल्ली के चेयरमैन चुने गए। 1981 में आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें आजीवन राज्य के आस्थान चित्रकार यानी कि प्रदेश के राज्य के स्थायी चित्रकार के रूप में नियुक्त कर दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने सन 1981 में। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वे निरंतर कला साधना में लगे रहे और अलग कई प्रतिष्ठित पदों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। पीटी रेड्डी अपने आप में एक अनूठे कलाकार हैं जिनका की परिपक्व कला शैली में तांत्रिक रूपाकारों के द्वारा इतनी घोरतम अभिव्यक्ति अन्य किसी कलाकारों से उन्हें पृथक बनाती है। इनके कुछ मैं चित्र भी दिखाना चाह रही थी आपको, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। कैसे
क्योंकि बहुत ही मुझे बहुत पसंद है इनके चित्र, तो दिखा सकती हूँ, मेरे पास है इनका कुछ कलेक्शन। अभी एक मिनट। शिव उपासना और शिव और चंद्रमा की खोज, श्रद्धा और कल्याण वाले चित्र हैं ये इनके। ऐसे दिख रहे हैं क्या? देख पा रहे हो? नहीं मैम, नहीं दिख रहे हैं मैम, नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं, अच्छा। मैम थोड़ा ऊपर करिए, हाँ, और थोड़ा ऊपर, हाँ मैम दिख रहा है। वो दिखा ऐसे तो है ना, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ऐसे। असल में लैपटॉप नहीं है यहाँ, तो मुझे फोन से ही करना पड़ रहा है ये काम। मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम। नाम आ गया? मैम नाम क्लियर नहीं दिख रहा है। ये वाला चित्र दिखाना चाह रही हूँ, वीडियो कॉल में तो हो जाता है ये। कैमरे की फोकस आए। ये शिव वाला चित्र है, शिव उपासना। जी मैम। दिख रहा है मैम। त्रिशूल बना है ना, यस मैम। ये बहुत फेमस है। एक ये दूसरा ऐसा ही है। एक ब्रह्मा वाला दिखाती हूँ, लिंगम, एक लिंगम करके चित्र है ये। दिखा? यस मैम, यस मैम दिख रहा है। एक ये कृष्णा, जी मैम दिख रहा है। बहुत बारीक काम के। ये इनका एक चित्र है, पॉलिटिक्स नाम से ही है ये। ये तो कृष्णा वाला दिख रहा है ना, कृष्णा के जी मैम। नीचे नहीं जा रहा है। पॉलिटिक्स वाला देखने के लिए एक, चलो ये श्री यंत्र भी इन्होंने चित्रित किया, श्री यंत्र। एक ऊपर वाला चित्र है श्री कल्याण, और नीचे वाला है ये श्री विष्णु। ये विष्णु है, जी मैम। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, जी मैम। जी मैम ये विष्णु। दिख रहा है मैम। और ये श्री यंत्र, येलो येलो है ना, श्री लिखा है बीच में, जी मैम। और चारों तरफ अष्टदल कमल है। ये शक्ति संघर्ष जो मैं बता रही थी, कुर्सी दिखाई है और देव टोपी पहनाई है चित्र को, जिसके बारे में बता रही थी मैं। दिख गया? यस मैम दिख गया। चेयर पर
मुंडों की माला भी लगाई है और चेहरे के ऊपर टोपी भी पहनाई है और उसको जीभ और देवी का भी रूप दिया है। संघर्ष शक्ति नाम है इस चित्र का। एक ये शिव नाम से जो ब्रह्मांडीय नृत्य शिव नाम से है ये वाला। क्लियर दिख रहे हैं? यस मैम। एक ये इन्होंने पद चिन्ह, एक ये ओम, ओम वाला दिख गया? यस मैम, ठीक है। नेहरू वाला जो मैं बता रही थी कि कमल दल, नेहरू वाला दिख गया? जी मैम, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। जी मैम, अब दिख रहा है। नेहरू का फेस है और अष्टदल कमल और पंखुड़ियां। जी मैम, दिख रहा है। ये देखिए शक्ति, इसमें भी नेहरू भी है, ऊपर नीचे नेहरू, ऊपर नीचे नेहरू हैं और बैठे हुए दिखाया, मतलब बीच में चक्र बनाया है। ये उनका राजनीतिक चित्र है। कैमरा इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सेंटर में। अब दिखा? यस मैम, दिख रहा है। दोनों तरफ आइज हैं, बीच में चक्र है और नेहरू हैं। ये भी नेहरू पर ही है। एक ये भी नेहरू पर है जिसमें टोपी बनाई है। अर्धरात्रि की स्वतंत्रता। और इन्होंने चित्र बनाने के साथ साथ कुछ इंटेंग्लियो भी बनाए हैं, यानी कि छापा कला में भी काम किया है। उद्योग तथा ऊर्जा, इसमें बीच में बीकर है और षटभुज बनाया है और ये दिखाई दिया? यस ब्लैक मैम। एंड व्हाइट है। यस जी ये मैम, मेरे clear। पास कलर्ड दिए, ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा नाग बनाया है इस चित्र में। एक ये है विष्णु उपासना वाला।
ये विष्णुपासना। है ना, सब चित्रों में वही उसी तरह के बनाए हुए हैं। दिख रहा है मैम। परम शक्ति नाम दिया है इन्होंने इस चित्र को। ये भी ऐसी है, श्री चक्र। कलर्ड है ये इनके चित्र, पर मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही मिल पाए थे। ये पीछे जो बना है इस चित्र में भूपुर बोलते हैं इसको। गणेश जन्म, इसमें बीच में गणेश जी की आकृति बनाई है। ये धार्मिक चित्रों में है इनके। तो चाहे विषय धार्मिक रहे, राजनीतिक रहे या सामाजिक, सभी में उन्होंने प्रतीकों को बाद में अपनी एक शैली बना ली थी और प्रतीकों के सहारे ही अभिव्यक्ति की उसमें। इस प्रकार से पीटी रेड्डी को कला आलोचकों ने नवतांत्रिक कलाकारों की श्रेणी में ही रखा है, क्योंकि बाद का जो काम है वो सारा बाद के शुरू का ही कुछ काम बस वो है कि भित्ति चित्र बना लिए या तरह तरह के चित्र बनाए, जब तक उनकी कोई शैली स्वयं की निर्धारित नहीं हुई थी। लेकिन जब से उनकी अपनी स्वयं की एक शैली निर्धारित हुई तो तब से उन्होंने नवतंत्र कला के रूपकारों को हर विषय के साथ जोड़कर चित्रित किया। ठीक है, अभी कल एक क्लास और होनी है तो उसमें भी मैं 2-3 कलाकार ऐसे ही मॉडर्न से ले लूंगी जो मुख्य कलाकार होंगे, और जो पढ़ाए जा रहे कलाकार इन्हीं में से आपको फिर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं लीव कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन? ठीक है, गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम।